नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज से ठीक 49 साल पहले 25 जून 1975 की वो तारीख याद कर लीजिए, वो वक्त याद कर लीजिए जब देर रात अचानक से ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि देश में आज से आपातकाल की घोषणा हो गई। 49 साल पूरे होने के बाद भी सूबे में सियासत और देश में सियासत इस विषय पर लगातार होते आ रही है। लगातार दोनों ही राजनीतिक दल इसको भरपूर इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी हमलावर होके तो वही कांग्रेस डिफेंसिव और अन्य अन्य तर्कों के साथ। छत्तीसगढ़ की सियासत में भी इसकी काफी धमक देखने को मिल रही है, क्योंकि कल यानी कि 25 तारीख को बीजेपी प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित तमाम मंत्री और पदाधिकारी शामिल होंगे और उस कालखंड को याद करेंगे जिसमें आपातकाल देश में लगाया गया था। उसकी बातों को लेकर वो लोगों के बीच में जाएंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। आज से ठीक 49 साल पहले जून का यही महीना साल 1975। गर्मी तब भी बेतहाशा पड़ रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्म थे राजनीतिक हालात। वजह थी इलाहाबाद कोर्ट का वो फैसला जो तख्ता पलट की तरफ इशारा कर रहा था। इस फैसले के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव में धांधली की दोषी पाई गईं और कोर्ट ने 6 साल के लिए उन्हें पद से बेदखल कर दिया। इसके बाद ही देश की सियासत का सबसे बड़ा खेल शुरू हुआ। पहले इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रसारण से 25 जून को पूरे देश में आपातकाल का ऐलान भी कर दिया। तब अपने देश के नाम संदेश में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने गहरी साजिश का जिक्र भी किया। तब से लेकर अब तक बीजेपी इसे इतिहास का काला अध्याय भी कहती आई है। 25 जून के दिन बीजेपी प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी। प्रदेश बीजेपी के इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर तमाम मंत्री और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। प्रदर्शन को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जिस प्रकार से लोकतंत्र और देश के प्रजातंत्र के साथ कांग्रेस की तत्कालिक सरकार ने मजाक किया था, उसे हम जन जन तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को सभी जिलों में काला दिवस आपातकाल के उस घटना को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि किस प्रकार से लोकतंत्र के साथ, देश के प्रजातंत्र के साथ कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया था, वो लोगों के ध्यान में आए। इसलिए सभी जिलों में कल पार्टी आपातकाल के काला दिन के रूप में मनाने वाली है। एक तरफ भाजपा आपातकाल का काला दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर पलटवार कर भाजपा पर ही निशाना साध रही है। कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा कि बीजेपी के राज में तो अभी भी आपातकाल लगा हुआ है। जांच एजेंसियों का विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये किसी अघोषित आपातकाल से कम नहीं है। आपातकाल तो अभी लगा हुआ है, देख लीजिए कहाँ किसकी सुनवाई हो रही है। सबके घर में केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया गया है, लेकिन जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम रही है। तो ये और प्रेस में भी घोषित सेंसरशिप तो लागू ही है। तो आज आपातकाल चल रहा है, ये और क्या बात करेंगे। आज से 49 साल पहले हुए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी हमेशा हमलावर रहती है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक इसके खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं बनाया है। हालांकि कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को जनता के बीच रखती है, फिर भी जब भी कोई आपातकाल के 2 सालों की बात करता है तो बीजेपी का पलड़ा जरूर झुका रहता है। बहरहाल आपातकाल की सियासत का अमृतकाल पर कितना असर पड़ेगा, आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। 49 साल बीत जाने के बाद भी जिस विषय पे सियासत हो, उस पे आप समझ जाइए कि इस विषय की गंभीरता कितनी है कि 25 जून से पहले संसद के सत्र के पहले दिन, पहले ही वक्त में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय पर चर्चा करें और ये कह दे कि भारतीय इतिहास के लोकतंत्र में काले धब्बे के तौर पे उस कालखंड को याद किया जाएगा, साथ ही साथ ये भी चेतावनी दे दे कि आने वाले वक्त में कोई भी इस बात की जरूरत ना करे कि देश को आपातकाल के गर्त में झोंका जाए,
तो समझिए कि अमृतकाल में चल रहे देश के दावे के बीच आपातकाल को लेकर जो चिंता सियासत में हो रही है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये विषय फिलहाल शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इस विषय पे अभी सियासत आने वाले कई सालों तक देखने को मिलेगी। इसी पर आज चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मुड़े हैं, प्रवक्ता है, युवा नेता है। उमेश जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से प्रीति उपाध्याय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए, युवा नेत्री है, प्रवक्ता है। प्रीति जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी आपका भी स्वागत है। उमेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, कब तक आपातकाल के इस राग पे आप सियासत करते रहेंगे? यह सवाल आज केंद्र में भी पीएम मोदी के कहने के बाद कांग्रेस की ओर से उठाया गया कि साहब कब तक उस बात को लेके आप लोगों के बीच में जाएंगे? उमेश जी जवाब दीजिए, कल बड़ा आयोजन होने वाला है इस पे। देखिए अवधेश जी, ये सियासत का विषय नहीं है, ये हमारे देश के इतिहास में लगा काले धब्बे का विषय है। और निश्चित तौर पर देश के इतिहास में जब जब ऐसी घटना घटती है, जो भी उसके लिए जवाबदार और जिम्मेदार होता है, तो निश्चित तौर पर उसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी होती है। और भविष्य में इस प्रकार की घटना की, इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए आने वाली पीढ़ी को इस बात का इल्म होना चाहिए कि किस प्रकार से एक दौर था 77-75 का, उस दौर में जब इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया के गुमान में, घमंड में चूर सरकार, केवल इसलिए कि न्यायालय से फैसला आ गया, न्यायालय के अंदर में अयोग्य कर दिया गया, और सरकार के खिलाफ जब जनता की आवाज बुलंद हुई और जनता की तरफ से आवाज निकल करके आई कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो सरकार में बैठे हुए हुक्मरानों को ये नागवार गुजरा और इस पर संविधान और संविधान के दायरों, उसकी मर्यादा को कुचलते हुए, न्यायालय के निर्णय और अनिर्णय की स्थिति को नजरअंदाज करते हुए, केवल तानाशाही का परिचय देते हुए किस प्रकार से आपातकाल की घोषणा की गई। और न सिर्फ आपातकाल की घोषणा की गई, बल्कि देश की जनता के मौलिक अधिकारों को छीनने का काम किया गया, अर्थात सीधे तौर पर पूरे देश को नजरबंद करने का काम किया गया। प्रेस से लेकर के, मीडिया से लेकर के तमाम विपक्षी नेताओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया, या मैं यूं कहूं कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस, ये किस प्रकार से व्यवहार उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने किया था कि इन्हें विपक्ष मंजूर नहीं था, इन्हें इनके खिलाफ लिखने वाला मीडिया मंजूर नहीं था, इनके खिलाफ बोलने वाला जनता मंजूर नहीं था। उमेश जी मैं आ रहा हूं। देखिए साहब, ये तो तमाम चीजें इतिहास में दर्ज है। सवाल ये है ना कि कब तक, मैं इस सवाल के साथ लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक बार जब हम प्रीति जी का रुख कर रहे, तो प्रीति जी, इस विषय को लेके कांग्रेस के ऊपर 50 सालों से बीजेपी हमलावर है और हर बार कांग्रेस को इसके पैरेलल एक दूसरा मुद्दा ढूंढना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस कमजोर साबित हो ही जाती है जब जब जिक्र आपातकाल का आता है। प्रीति जी। डॉक्टर अवधेश जी, आप ध्यान दीजिए, जब आपातकाल की बात होती है 75 में, तो 77 में डेफिनेटली चुनाव हारने के बाद 80 में एक कमबैक करती हैं इंदिरा गांधी जी जिस जोर शोर से, तो जनता ने उन्हें ये भी बताया कि आपातकाल का उन्हें कुछ नहीं पसंद आया, और जनता ने ये भी बताया कि हमें ऐसी ही प्रधानमंत्री चाहिए। तो इस बात को हम लोग याद रखते हुए, पर इतिहास की बातें इतिहास में अब रहने देना चाहिए। डॉक्टर अवधेश जी, पिछले 10 सालों से जो एनडीए की सरकार है और जिसमें मोदी राज जिसे कहा जाता है, वो एक अघोषित आपातकाल के रूप में काम कर रहा है। ये सर्वविदित है, और यही कारण है कि इस बार के चुनाव में जनता ने इन्हें बता दिया है कि इन्हें इनकी तानाशाही वाली नीतियां पसंद नहीं आ रही, और यही कारण है कि इनके सीट्स कम हुए। तमाम सब कुछ करने के बाद इंडिया इज इंदिरा वाली बात कर रहे हैं, तो देखिए हम ना भूलें कि इन लोगों ने भी देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना फॉर मोदी, ये स्लोगन दिया था 2014 से लेकर अभी तक दे रहे थे। मोदी की गारंटी, मोदी के चेहरे पर, हमें याद है कि ये तक बोला गया कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा दो, केवल मोदी जी के नाम पर जीतेंगे। तो तानाशाही इन्होंने बताई है, दिखाई है देश को। जहां तक अभी का सवाल करें, इतिहास की बातें ना करें, आज की बातें करें। 15 दिन के एनडीए सरकार में आज
10 बड़े मुद्दों के बारे में बात किया जा सकता है जहां ये पूरी तरह विफल हो गए हैं। आतंकवादी हमला कश्मीर से लेकर के हमारे खुद के छत्तीसगढ़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, नीट का तमाम बवाल चल रहा है, शिक्षा प्रणाली ध्वस्त है, यहाँ पर आरटीई का हम लोगों ने देखा है, ट्रेनें रद्द हो रही हैं। इन्हें डबल ट्रबल की सरकार ये चला रहे हैं और जनता त्रस्त है। तो जनता आपातकाल से ज्यादा इनसे त्रस्त है, ये बात इन्हें याद रखनी चाहिए। ठीक, मैं लौटूंगा, मैं उमेश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार जब मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता। अनिरुद्ध जी, उमेश जी ने कह दिया कि सियासत का विषय नहीं, ये लोकतंत्र की उस कालखंड का विषय है जो आने वाले कई पीढ़ियों तक लोग उसको याद न रखेगी बल्कि उसे कोसेगी। तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रीति जी ने भी कह दिया कि इतिहास को इतिहास से रहने दीजिए, वर्तमान में काम करते हैं। देखिए क्या है अवधेश जी, निश्चित रूप से इमरजेंसी एक काला अध्याय थी, और ऐसा काला अध्याय कि जो पूरे गुणी नेताओं को चुन चुनकर जेल में डाला गया। क्या चंद्रशेखर जी, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या जयप्रकाश नारायण जी, क्या जॉर्ज फर्नांडिस जी, ऐसे मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। और चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने तो मेरी जेल यात्रा करके पूरा एक ग्रंथ लिख डाला, मतलब वो पुस्तक प्रकाशित है। और वैसी मृणाल गोरे, एक जो पानी वाली बाई महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी नेत्री कहलाती थी मृणाल गोरे, अभी की जनरेशन नहीं जानती, तो जब जेल से छूटने के बाद जो है उनका इंटरव्यू हुआ तो बहुत सारी बातें निकल कर आई थी। और स्थिति ये थी कि वहां पे वो उस दौर में विनोबा भावे जैसे नेता जो भूदान आंदोलन से जुड़े थे, और उनका सम्मान हम सब करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी को अनुशासन पर्व कह दिया था, तो उसको लेकर भी सवाल हुए थे कि विनोबा भावे जी ने इमरजेंसी को अनुशासन पर्व कैसे कह दिया। बात उमेश जी की है कि उन्होंने कहा कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, लेकिन ये भी सच है कि 2.5 साल का जो जनता पार्टी का शासनकाल रहा, इमरजेंसी खत्म हुई, चुनाव हुए, उसके बाद फिर सिंहासन खाली करो, जनता आती है, लेकिन इंदिरा गांधी सत्ता पे वापसी हुई। बात जो है प्रीति जी की, तो प्रीति जी की बात जो है इतिहास को दफन कर दें, तो प्रीति जी एक मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अभी ठीक है कि कांग्रेस नहीं कह रही है, लेकिन एक ऐसा दौर था कि सावरकर, गोलवलकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नाथूराम गोडसे लगातार इन नामों को लेके जो है कांग्रेस जो है लगातार बोलती रही। और विधानसभा का विशेष सत्र हुआ, वो गांधी जी पे हुआ था 2 दिन का सत्र, लेकिन पूरी बात गोडसे जी और सावरकर पर चली। और एक चीज प्रीति जी ने कही, तो मैं उस पर मैं एग्री भी करता हूं कि आज जो ट्रेनें रद्द हैं, ट्रेनों का तो बहुत बुरा हाल है निश्चित रूप से, इसमें कहीं पूरा मैं इत्तेफाक रखता हूं, मानता हूं, लेकिन इमरजेंसी में 2-3 चीजें ठीक हुई थी अवधेश जी। वो आखिरी ये बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ट्रेनें टाइम पर चलने लग गई थी, भ्रष्टाचार कम हो गया था और लोग टाइम पर दफ्तर पहुंचने लग गए थे। ठीक है, उमेश जी जरा जवाब दे दीजिए, और इस बात को भी जरा अपने जवाब में जोड़ लीजिएगा कि इतिहास को अगर इतिहास में रखा जाए तो आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी उसे, और क्यों ये कोशिश आप लोग हर साल करते हैं कि इतिहास को आने वाली पीढ़ियों को बताया जाए। बड़ा आयोजन, मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, तमाम मंत्री भी शामिल होंगे, आप भी उपस्थित रहेंगे। देखिए, इतिहास को लेकर के मैं समझता हूं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यही डिफरेंस है। एक राजनीतिक दल कांग्रेस, जो इस देश का सबसे पुराने राजनीतिक दल के रूप में जाना जाता है, इतिहास को भुला देने में, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में और कुचलने में माहिर है, ये जग जाहिर हो गया। और आज जिस प्रकार से वक्तव्य भी आया मेरी बहन का, तो ये इतिहास को इतिहास रहने दे। अरे हम अपने इतिहास से सीखते हैं और हमारे ही इतिहास से हम अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। ऐसा तमाम इतिहासों से भरा हमारा देश है। और जिस प्रकार से आपातकाल की बात कर रहे थे, फिर वर्तमान से उसको कनेक्ट कर रहे थे, तो जरा उस आपातकाल को भी याद कर लीजिए, जब उसी आपातकाल के दरमियान दोनों सदनों से प्रश्नकाल तक खत्म कर दिया गया था। अर्थात इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा देने वालों को यह नागवार था कि इंदिरा गांधी की सरकार से कोई भी विपक्ष का नेता सदन में भी सवाल करे। तो यह किस प्रकार की वहां पर राजनीति और तानाशाही चल रही थी, तो यह समझा जा सकता है। और इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा है कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति की कोई जरूरत ना करे। इस प्रकार के इतिहास को अब भारत दोहराने वाला नहीं है और बाकी लोग भी इससे सचेत हो जाएं। और जिस प्रकार से ये नंबर की बात कर रहे थे, हमारी सीटों को लेकर के हम पर बात कर रहे थे, अरे जो पिछले 3 बार के चुनाव के बाद, जो पिछले 2 चुनाव में विपक्ष की स्थिति में नहीं थी, 15 साल लग गए 100 के नंबर के करीब पहुंचते पहुंचते, तो नहीं पहुंच पाए, पूरे गठबंधन के साथ आए। अब भी चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या अन्य पार्टी की बात करें, कहीं कोई ठिकाना नहीं है। आम आदमी पार्टी ने तो अपने आप को अलग ही कर लिया है। तो ये अपने नंबर की चिंता कर लें कि भैया 232 से आखिरी में कितने रह जाएंगे। और रह गई बात सदन के अंदर की, और तमाम तरह के ये आरोप लगा रहे थे,
तो जरा अपने गिरेबान में झांक लें। आप छत्तीसगढ़ की बात कर ले, इतिहास की बात कर रहे थे, इतिहास को नहीं दोहराना चाहिए। ये बार बार अपनी दुर्भावनापूर्ण निर्णय के कारण इतिहास को स्वयं दोहराने का काम करते हैं। और जिस प्रकार का तानाशाही रवैया इंदिरा गांधी ने उस समय इख्तियार किया था, ठीक उसी प्रकार का तानाशाही रवैया बदले के रूप में छत्तीसगढ़ में बीते 5 वर्ष में देखने मिला। जिस प्रकार से मीसा बंदियों को मिलने वाली जो राशि जो थी उसको छीनने का पाप भूपेश बघेल की सरकार ने किया, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि उस समय की तानाशाही का समर्थन आज के भी कांग्रेस के नेता करते हैं, माननीय भूपेश बघेल जी करते हैं। और ये चुपके से कह जाते हैं कि इतिहास को इतिहास रहने दीजिए, फिर आप क्यों बदलापुर की राजनीति कर रहे थे छत्तीसगढ़ में। ठीक है उमेश जी, मैं लौटूंगा जब एक बार प्रीति जी का रुख कर लेते। प्रीति जी, आप जवाब भी दे दीजिएगा उमेश जी के तमाम बातों का, लेकिन ये बात तो सच है कि कांग्रेस इस विषय पे बात करते हुए अपने उस दौर के निर्णय को सही ठहराने से थोड़ी सी हिचकती है। वो कतई नहीं कहती कि वो सही था, लेकिन ये जरूर भी कहती है कि मौजूदा पे बात कर लीजिए, अन्य मुद्दों पे बात कर लीजिए। आपने भी वही कहा प्रीति जी। बिल्कुल, देखिए जनता ने बता दिया 77 में कि उन्हें ये पसंद आया कि नहीं, और 80 में फिर बता दिया कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह की बातें चाहते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगी, जनता ही जनार्दन है। जनता का जो भी मत है उसे हम स्वीकार करते आए हैं हमेशा से, और यही लोकतंत्र है। उमेश जी ने 2-3 बातें जो बोली उसमें अगेन मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, इंदिरा जी के पर जा रहे हैं ये बार बार, पर वर्तमान में जो मोदी जी हैं उनके बारे में तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी डिक्टेटर उन्हें लिखा है और उस बारे में बात की है, तो वो उसको भी याद कर ले। और वो बात कर रहे हैं कि बार बार इतिहास में जाना चाहिए मीसा बंदियों की, तो भाई सावरकर जी के पेंशन के बारे में भी बात कर ले। जेल, आप लोगों में से कौन जेल गया स्वतंत्रता आंदोलन में, ये भी बता दे। साथ में सावरकर से लेकर गोडसे सबका नाम लिया जा रहा है। तो समय समय पर जो चीजें हैं इतिहास की वो निकल कर भी आएंगी। आज हम लोग चर्चा करने बैठे ही आखिर आपातकाल का, लेकिन वर्तमान में जो तानाशाही, जो अघोषित आपातकाल है, हम उस पर भी बात करना चाह रहे हैं। और ये आपने स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से ईडी, आईटी, सीबीआई तमाम इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग किया है, और जिस तरह से आरएसएस और के लोगों को उनकी योग्यता के बल पे नहीं बल्कि सिर्फ आरएसएस के लोग हैं इसलिए आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में बिठा दिया, और जिस तरह से ध्वस्त हुआ है और आज एक युवा और बच्चे हमारे सड़क पर हैं, उस बात पर भी इन्हें ध्यान देना चाहिए। और आपातकाल जो है वो अभी चल रहा है, अघोषित आपातकाल है, ये भी हमें बात करना चाहिए। अनिवेद जी, आप बताओ, विश्लेषक मौजूद हैं। आपातकाल और अघोषित आपातकाल कहा जा रहा है कि साहब ये तो अघोषित आपातकाल का दौर है, इस पे भी बात होनी चाहिए, जरा अपनी टिप्पणी कर दीजिए इस पे। देखिए क्या है कि आपातकाल और अघोषित आपातकाल, देखिए अघोषित आपातकाल मतलब देखिए क्या है, बहुत सारे प्रमाणों के साथ कहीं कोई कार्रवाई होती है और कुछ चीजें सामने आती है तो कैसे हम उसको अघोषित आपातकाल बोल रहे हैं, और विपक्ष का काम है तो वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। अवधेश जी, मैं बात जो है उमेश भाई ने जो कही, एक बात मैं उसमें जानना चाहता हूं कि आपातकाल काला अध्याय तो था, मतलब ये कि मीडिया पे भी वहां पे ये है कि संपादकीय भी अगर आप लिख रहे हैं, आलेख लिख रहे हैं तो वहां पे दिखाओ, उसके बाद वो करो, वो एक दौर था। और इसी रायपुर शहर में युग धर्म जो है अखबार निकलता था, जिसको जनसंघियों का अखबार कहा जाता था, उसके प्रकाशन पर रोक लग गई थी। और दूसरी बात यह है अवधेश जी कि नेताओं को अंदर करने की बात थी, वो तो थी कला और संस्कृति पर भी उस समय चोट हुई थी। जब इमरजेंसी के दौर में दिल्ली में एक विशाल सभा थी, राष्ट्रीय स्तर की सभा, तो उस समय 22 फिल्म को रिलीज हुए कोई ज्यादा समय नहीं हुआ था अवधेश जी, और पता लगा उस दिन ठीक सभा के समय में दूरदर्शन पे 22 फिल्म चलवा दी गई। हालांकि 22 फिल्म के कारण ऐसा नहीं कि सभा पे लोग वहां पे प्रभावित हो गए। फिर किशोर कुमार, महान गायक किशोर कुमार, मतलब है कि जिसको हम इतने उस पे लेते हैं, उनके गानों पर विविध भारती में रोक लगा दी गई थी। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये कला संस्कृति और सब की बात हो रही है क्योंकि आप चोट हुई थी। आज जो है कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, आर्टिकल 370, ये फिल्में अभी जो है बहुत सारी चर्चा होती रही, और ये मतलब है ना कांग्रेस ने उसने कहा कि उसमें आधा अधूरा सच है, और भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ के इसको प्रमोट करती रही। लेकिन एक चीज और है, इमरजेंसी फिल्म बनकर तैयार पड़ी है, कंगना रनावत जी उसमें इंदिरा जी की भूमिका में है,
तो ऐसे क्या इस फिल्म रहस्य जो है इसके पीछे है कि इमरजेंसी को जो है सामने आने में इतना वक्त लग रहा है, इसका भी जवाब लोगों को ढूंढ लेना चाहिए। ठीक है, एक चीज जोड़ना चाहेंगे अनिरुद्ध जी, जी बिल्कुल। उसके बात पे उमेश जी ने एक बात कही थी जो कि प्रश्न काल भी हटा दिया गया था। तो अवधेश जी याद करिए, अभी जब सारे आईपीसी के कानून पे जब संशोधन लाया गया, तमाम विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके और बस उसे किसी तरह पारित किया गया संसद में। क्या इसे आपातकाल नहीं कहा जाएगा? ये प्रश्न हम अवधेश जी से ठीक, मैं जवाब ले लेता हूं। दरअसल देखिए, कुछ नियम के तहत किसी चीजों को हटा देना और नियत के तहत किसी को सस्पेंड कर देना, दोनों में थोड़ा सा फर्क तो करना पड़ेगा। उमेश जी सीधे आप जवाब दे दीजिए, हम समाप्ति को बढ़े जवाब। देखिए, मुझको लगता है फर्क तो स्पष्ट हो गया, सवालों का, प्रश्नकाल का और सांसदों को सस्पेंड करने का। लेकिन ये बार बार अघोषित आपातकाल मनमोहन सिंह के उन 10 सालों में हमने बहुत देखा है। छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण मैं दे चुका हूं, किस प्रकार से आपातकाल में जो बंदी थे, मीसाबंदी, सीधे तौर पर उनकी पेंशन, उनको मिलने वाली राशि पर रोक लगाने का काम किया, एक प्रकार से आपातकालीन स्थिति निर्मित करने का काम किया उनके परिवार के बीच में। वहीं छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि किस प्रकार से बिजली विभाग के अंदर में एक खाली एसएमएस व्हाट्सएप में डाल देने पर छत्तीसगढ़ में रासुका तक लगाने का काम हुआ। मैं समझता हूं कि उसको अघोषित आपातकाल कहा जाएगा और छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको समझ लिया, महसूस किया। इसलिए छत्तीसगढ़ से अघोषित आपातकाल 5 साल तक चलाने वाली कांग्रेस की सरकार को विदा किया। 10 साल तक केंद्र के अंदर में अघोषित आपातकाल, ये एजेंसियों के मिसयूज की बात कर रहे थे। अरे न्यायालय है, तमाम चीजें हैं। जिस न्यायालय पर अविश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल लगाया था, ये अपने मतलब के हिसाब से कभी न्यायालय के ऊपर, कभी एजेंसी के ऊपर सवाल उठाते हैं, कभी भरोसा करते हैं। चुनाव के परिणाम नहीं आए थे, अभी नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं। लगातार ये गाना गा रहे थे, ईवीएम ये हो गया, ईवीएम वो हो गया, न्यायालय से लेकर के तमाम तरह। जब परिणाम निकल करके आया, जनता ने निर्णय किया, हमारे नंबर इनसे ज्यादा है, पूरे गठबंधन के बाद हमारे बराबर में नहीं आए, लेकिन इनको लग रहा है कि अनुकूल है, इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकते थे। ये तो हम जितना सोचे नहीं थे उससे अच्छा आ गया, तो आज ये ईवीएम पर नहीं बोल रहे हैं। अर्थात इनको जब लगता है संवैधानिक संस्थानों के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर अपने हिसाब से सवाल उठाते हैं, मनमानी करने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता से और संविधान की गरिमा से इनका कहीं कोई वास्ता नहीं है। ये केवल सियासत करना जानते हैं और उसी का परिणाम रहा कि ये सत्ता से जाने के डर से आपातकाल लगाते हैं, 21 महीनों का काला अध्याय लिखते हैं, देश को नजरबंद करने का काम करते हैं। और इसीलिए जनता ने समय समय पर कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का काम। प्रीति जी के पास जाए। प्रीति जी, अनिरुद्ध जी ने एक अच्छा सवाल उठाया कि सब आपातकाल में सियासत, राजनीति, सरकार, विपक्ष, आप कला, संस्कृति, फिल्म को भी आप बैन कर दिए। देखिए, उस समय का निर्णय था, उस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक परिस्थिति थी। अनिरुद्ध जी ने यह भी कहा ना कि ट्रेनें राइट टाइम चल रही थी। सबसे बड़ी बात, आज यहीं पर छत्तीसगढ़ में एक नोटिस जारी करना पड़ा कि भाई सभी अधिकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही, कि 9:15 बजे पहुंचे, बायोमेट्रिक का यूज करे अधिकारी कर्मचारी। वरना हम सब जानते हैं कि सरकारी ऑफिस जाना है तो हम लोग सोचते हैं 11:30 12 बजे तक पहुंचे, क्योंकि तब तक तो कोई उपस्थित ही नहीं होगा। तो उस समय की जो स्थिति थी और भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम बातें थी, जो इनडिसिप्लिन जिसे कहते हैं, तो उन सब बातों पे कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए, चीजों को सुधारने के लिए जो आवश्यकता महसूस करके उस समय की परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिया गया। देश काल परिस्थिति के हिसाब से तमाम निर्णय लिया गया। उमेश जी, मैं उमेश जी आ रहा हूं। उमेश जी आ रहा हूं। सिर्फ इंदिरा गांधी जी को अयोग्य कर दिया गया, यही परिस्थिति थी। उमेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। उमेश जी, मैं प्रीति जी मैं लौट रहा हूं। प्रीति जी मैं लौट रहा हूं। प्रीति जी मैं लौट रहा हूं। ठीक है, ईडी के कन्विक्शन रेट पर। ठीक है प्रीति जी, मैं लौट रहा हूं। मैं जब एक बार अनिरुद्ध जी के पास जाता हूं फाइनल कमेंट के लिए। अनिरुद्ध जी, जरा संक्षेप में बताइएगा, क्या 50 साल पूरे होने पे आपको ऐसा लगता नहीं है कि ये इस विषय को लेकर आने वाले और 50 सालों तक चर्चा होगी? निश्चित रूप से जिस तरीके से गोडसे, वीर सावरकर और जो गोलवलकर जी को लेकर चर्चा होती है, वैसी इमरजेंसी को लेकर आने वाले 50 सालों तक चर्चा होती रहेगी। लोग पढ़ते रहेंगे, लोग गुनते रहेंगे और लोग बुनते रहेंगे। ठीक है, 10 सेकंड में आपको उमेश जी दे रहा हूं, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या इस विषय को लेकर आप लोग आगे भी इस तरह के आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये इस देश के इतिहास का काला अध्याय है, काला दिवस है। हम इसको काले दिवस के रूप में याद करते हैं और निश्चित तौर पर ये काले दिवस को हम हर साल मनाते रहेंगे। और इतिहास में जो आने वाले, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है,
एक एक व्यक्ति को, आने वाली पीढ़ी को इस बात का इल्म होना चाहिए कि क्या हुआ था आपातकाल में। मैं आपके पास भी 10 सेकंड के लिए आ रहा हूं। क्या कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है कि वो 1975 में लिया हुआ निर्णय ऐसा निर्णय था जिसमें आने वाले 100 सालों तक चर्चा होगी? इस बात का इल्म था? चर्चा इतिहास की सभी बातों पे होती है, जैसे कि आरएसएस और बीजेपी वाले जो विचारधारा वाले लोग हैं, उनका इंडिपेंडेंस के आंदोलन में किसी तरह का सहयोग ना होना, तिरंगा झंडा नहीं लहराया जाना आरएसएस मुख्यालय पे, और सावरकर जैसे लोगों का माफी वीर जो कहलाते हैं, इस सब की चर्चा डेफिनेटली होती रहेगी। चलिए, इतिहास और इतिहास में दर्ज तमाम, ठीक है उमेश जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा, प्रीति जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा, प्रीति जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा माफी के साथ। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, प्रीति जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका शुक्रिया, निवेदित जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इतिहास में दर्ज पन्नों को भविष्य की पीढ़ियों पे न जब तक दिखाया जाए तब तक इतिहास कैसे होगा। लेकिन सवाल यह है कि 50 साल बाद जब चर्चा हो रही है तो क्या आने वाले 50 सालों तक और इस पे चर्चा होगी या नहीं होगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।